नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कहानी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कहानी का उद्भव कब हुआ था और किस प्रकार से विकसित होते हुए आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी अत्यंत प्राचीन विधा है, यानी इसका उद्भव जो है प्राचीन काल से ही माना जाता है। प्राचीन काल में इसको खीसा और गल्प के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में कहानी को शार्ट स्टोरी कहा जाता है और शार्ट स्टोरी को ही हिंदी में कहानी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में जो कहानी का उद्भव हुआ है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1900 ईस्वी में जब द्विवेदी युग की शुरुआत होती है तभी कहानी का उद्भव होता है और कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से माना जाता है। इसमें जो सरस्वती पत्रिका है, जो सुदर्शन पत्रिका है, इंदु पत्रिका है, इन पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कहानी के उद्भव और विकास में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इसके बाद हम लोग कहानी के विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की पहली कहानी के बारे में जानते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तरफ प्रस्तोता दिख रहा होगा, रचनाकार दिख रहा होगा और कहानी दिख रहा होगा। पहले प्रस्तोता राजेंद्र बढ़वालिया हैं। इनका मानना है कि रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा लिखी गई कहानी एक जमींदार का दृष्टांत हिंदी की पहली कहानी है। दूसरा नाम रामचंद्र शुक्ल का है। इनका मानना है कि किशोरीलाल गोस्वामी ने जो कहानी लिखी हुई थी इंदुमती के नाम से, वो हिंदी की पहली कहानी है और सामान्य रूप से इसी कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अगला नाम है देवी प्रसाद वर्मा। देवी प्रसाद वर्मा का मानना है कि माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। अगला नाम लक्ष्मी नारायण लाल का है। इनका मानना है कि रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय जो कहानी लिखा हुआ था वह हिंदी की पहली कहानी है। अंतिम नाम है राजेंद्र यादव का और राजेंद्र यादव का मानना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो उसने कहा था कहानी लिखा गया था 1915 ईस्वी में, यह हिंदी की पहली कहानी है। तो विद्वान अलग अलग कहानियों को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन सामान्य रूप से इंदुमती को हिंदी का पहली कहानी माना जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वान एक टोकरी भर मिट्टी को भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ था, कितने कालों में हिंदी कहानी को बांटा जाता है। तो हिंदी के विकास को प्रेमचंद को आधार मान करके बांटा जाता है। 3 कालों में इसका विभाजन किया जाता है। प्रेमचंद के पहले से जो कहानी चली आ रही थी उसको प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी कहा जाता है। प्रेमचंद के समय के कहानी को प्रेमचंद युगीन कहानी कहा जाता है और प्रेमचंद के बाद के कहानियों को प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। 3 भागों में मुख्य रूप से बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है और हम लोग भी यहाँ पर 3 भागों में बांट करके ही इसका अध्ययन करेंगे। पहला जो युग है वो है प्रेमचंद पूर्व युग। यह 1900 में शुरू होता है और 1900 तक चलता है, यानी जब से कहानी का आरंभ होता है तब यह शुरू होता है और 1915 ईस्वी तक इसको माना जाता है। इस युग की जो कहानी है वो आदर्शवाद और नैतिकता से प्रभावित है, यानी कहानियों के माध्यम से लेखक ने आदर्शवाद को स्थापित किया हुआ है, नैतिकता को स्थापित किया हुआ है। लेकिन इस युग में कहानी कला का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। कहानी अभी बाल्यावस्था में थी, कहानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है इस युग के महत्वपूर्ण कहानियों का, तो इंदुमती है जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। मन की चंचलता है जो माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया था। दुलाई वाली है जो बंग महिला के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा कानों में कंगना है जो राधिका रमण प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। उसने कहा था कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। इस युग की कहानियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो युग है हिंदी कहानी का वो है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद के समय जो विद्यमान था उसको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। यह 1915 में शुरू हुआ था और 1936 ईस्वी में समाप्त हुआ था। हिंदी कविता में जो समय छायावाद का है, कहानी में वही प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। जो प्रेमचंद युग है कहानी में, इस समय 2 धारा में कहानी विभाजित हुई थी, एक प्रेमचंद के नेतृत्व में, दूसरा जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में। जो कहानी की धारा प्रेमचंद के नेतृत्व में विकसित हुई थी वो सामाजिक यथार्थ पर बल देती है, समाज के सच्चाई पर बल देती है, और जो धारा जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में विकसित हुई थी वह व्यक्ति की अनुभूति पर बल देती है। प्रेमचंद की धारा की जो कहानी है उसका विषय ग्रामीण जीवन है। ग्रामीण जीवन को आधार मान करके प्रेमचंद ने कहानी लिखा हुआ है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की धारा का जो विषय है वो आदर्श पर बल देता है, आदर्शवाद को आधार मान करके उन्होंने कहानियों को लिखा हुआ है। प्रेमचंद की धारा वर्तमान सुख दुख की कहानी है, यानी उसकी कहानियों में वर्तमान सुख दुख की चर्चा की जाती है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की धारा की कहानियों में कल्पना पर अधिक जोर दिया जाता है, यानी उनकी कहानियां काल्पनिक होती हैं, कल्पना पर उनके द्वारा ज़्यादा जोर दिया जाता है।
प्रेमचंद के कहानियों में समाज केंद्र में जो होता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की कहानियों में व्यक्ति केंद्र में होता है। व्यक्ति को आधार मान करके उनके द्वारा कहानियां लिखी गई हैं। प्रेमचंद के कहानियों में जो भाषा होती है वो बोलचाल की भाषा होती है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जाता है, चुस्त एवं सजीव भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं उसमें तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब कहानियों को देख लेते हैं। प्रेमचंद के द्वारा जो महत्वपूर्ण कहानियां लिखी गई हैं उसमें सोजे वतन है, नमक का दरोगा है, सौत है, पंच परमेश्वर है, पूस की रात है और कफन है। ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जो जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हुई हैं उसमें ग्राम है, मधुआ है, आकाशदीप है, पुरस्कार है, गुंडा है। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेमचंद के बाद जो युग शुरू हुआ था उसको प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। यह 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1955 ईस्वी में जाकर के समाप्त होता है। प्रेमचंद युग में ही कहानी जो है दो धारा में बट गई थी, दो धारा में विभाजित हो गई थी और उसी पृष्ठभूमि पर इस युग में भी कहानी दो धारा में विभाजित हो जाती है, दो शैली में विभाजित हो जाती है। एक है मनोविश्लेषणवादी कहानी और दूसरा है सामाजिक यथार्थवादी कहानी। जो मनोविश्लेषणवादी कहानी है वो मनोविश्लेषणवाद को आधार मान करके लिखी गई है और जो सामाजिक यथार्थवादी कहानी है वो मार्क्सवाद को आधार मान करके लिखी गई है। यानी जो कहानी मनोविश्लेषणवादी कहानी है उसमें फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को दार्शनिक आधार बनाया गया है। यहाँ मनोविश्लेषणवाद सही कर लीजिएगा। जो सामाजिक यथार्थवादी धारा की कहानी है उसमें कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद को आधार बनाया गया है। जो मनोविश्लेषणवादी कहानी है वो व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। व्यक्ति के मन में कौन सा अंतर्द्वंद चल रहा है, कौन सा चिंतन उसके मन में चल रहा है, उसके बारे में कहानी बताती है। लेकिन जो सामाजिक यथार्थवादी कहानी है वो बाह्य जीवन से संबंधित होता है, बाह्य जीवन की घटनाओं का उसमें चित्रण किया जाता है। जो मनोविश्लेषणवादी कहानी है उसमें अंतर्द्वंद अधिक होता है, घटना कम होता है, चिंतन मनन और विश्लेषण पर जोर इसमें दिया जाता है। लेकिन जो मार्क्सवादी कहानी है यानी जो सामाजिक यथार्थवादी कहानी है उसमें घटना अधिक होता है, विश्लेषण कम होता है, चिंतन मनन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। भाषा जो होती है मनोविश्लेषणवादी कहानी की वो प्रतीकात्मक होती है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। लेकिन जो मार्क्सवादी कहानी होती है इसमें सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक प्रमुख कहानीकारों की बात है तो जो मनोविश्लेषणवादी कहानी है उसमें इला चंद्र जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञे हैं। लेकिन जो सामाजिक यथार्थवादी कहानी है उसमें यशपाल हैं, रागे राघव हैं, राहु सांकृत्यायन हैं, नागार्जुन हैं। यहाँ जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं जैनेन्द्र कुमार हैं वो और अज्ञे हैं। इनके कहानियों के बारे में जान लेते हैं। इनके द्वारा खेल नामक कहानी लिखा गया है, फांसी लिखा गया है, पाजेब लिखा गया है। अज्ञे ने शरणार्थी नामक कहानी लिखा हुआ है, रोज नामक कहानी लिखा हुआ है और पठार का धीरज इनके द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नई कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानी के बाद नई कहानी की शुरुआत होती है। नई कहानी का आरंभ 1956 के आसपास होता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि 1960 तक चलता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि 1963 ईस्वी में जाकर के नई कहानी समाप्त हो जाती है। नई कहानी शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले दुष्यंत कुमार के द्वारा किया गया था। 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में एक नई कहानी का विशेषांक निकलता है और यहीं से नई कहानी का आरंभ माना जाता है। नई कहानी के 3 प्रवर्तक माने जाते हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। इन तीनों को मिलाकर के नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यही 3 लोग मिल करके नई कहानी का प्रवर्तन किए हुए थे। अब जान लेते हैं कि हिंदी की पहली नई कहानी कौन सी है, तो इस पर भी विवाद है। नामवर सिंह का मानना है कि निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी परिंदे हिंदी की पहली नई कहानी है, लेकिन बच्चन सिंह का मानना है कि शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई कहानी दादी माँ हिंदी की पहली नई कहानी है। सामान्य रूप से परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी मानी जाती है जो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। अब जान लेते हैं कि नई कहानी के उद्भव का कारण क्या है। क्या कारण है कि 1955-56 तक आते आते पुरानी कहानी की धारा समाप्त हो जाती है और नई कहानी का आरंभ होता है। तो इसका पहला कारण है नई कहानी तात्कालिक परिस्थितियों से उत्पन्न कहानी है, यानी उस समय जो परिस्थितियां बन गई थी नई कहानी उन्हीं परिस्थितियों की देन है। दूसरा जो कारण है वो है आज़ादी से मोह भंग, निरर्थकता बोध, यानी उस समय जो कहानीकार थे, जो साहित्यकार थे, उनका आज़ादी से मोह भंग हो गया था।
जिस समय हमको आज़ादी नहीं मिला था उस समय उनके द्वारा जो सपना देखा गया था, आज़ादी मिलने के बाद एक एक करके वे सपने टूट जाते हैं और उनका आज़ादी से मोह भंग हो जाता है। इसके कारण भी नई कहानी का उद्भव माना जाता है। इसके अलावा आधुनिकता बोध, शहरीकरण, अकेलापन और अजनबीपन भी नई कहानी के उद्भव में सहायक होता है। इसके अलावा जो अगला कारण है वह शिक्षित मध्य वर्ग तथा स्त्रियों का उदय, व्यक्तिगत हित और एकल परिवार भी नई कहानी के उद्भव में सहायता प्रदान करते हैं। नई कहानी पर जो सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का प्रभाव, यानी इसके प्रभाव से भी नई कहानी उस समय उत्पन्न होती है। अब जान लेते हैं कि नई कहानी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी विशेषता नई कहानी में पाई जाती है। पहली विशेषता है अनुभूति की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ पर बल। यानी नई कहानी का जो कहानीकार है वो जो भोगता है उसी को अपनी कहानी में लिखता है, यानी जो वो झेलता है उसी को अपनी कहानी में लिखता है। दूसरी विशेषता है कि इसके केंद्र में शहरी मध्य वर्ग है, शहर में रहने वाला मध्य वर्ग है जो गांव से शहर में आया हुआ है। इसकी जो समस्याएं हैं वो जड़ से अलग होना है, संबंधों का अभाव है, संत्रास है, घुटन है। ये सभी समस्याएं शहरी मध्य वर्ग झेल रहा है क्योंकि वो अपने जड़ से अलग हो गया है, वो गाँव से आया हुआ है। तो इसी को कहानी के केंद्र में उसके द्वारा रखा गया है। अगली विशेषता है मानवीय संबंधों में बिखराव की समस्या और परंपरागत ढांचे का टूटना, स्त्री पुरुष संबंधों में परिवर्तन। ये सभी विशेषताएं नई कहानी में पाई जाती हैं। अगली जो विशेषता है वो है समाज के नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह इनके द्वारा लगाया जाता है, यानी ये किसी प्रकार के नैतिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, ये हर प्रकार के नैतिकता का खंडन करते हैं। कथानक का ह्रास हो जाता है इस काल में, कहानी कहाँ पर शुरू होती है कहाँ पर समाप्त हो जाती है कुछ भी पता नहीं चलता है, और शिल्प का नए तरीके से संयोजन इस काल में किया जाता है। तो इतनी जो विशेषताएं हैं वो नई कहानी में पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि नई कहानी के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं। तो नई कहानी के कहानीकारों में मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं, कमलेश्वर हैं। इन तीनों के द्वारा नई कहानी का प्रवर्तन किया गया था। इसके अलावा निर्मल वर्मा हैं, कृष्णा सोबती हैं, उषा प्रियंवदा हैं, मन्नू भंडारी हैं। ये सभी नई कहानी के कहानीकार हैं। अब समकालीन कहानी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 1960 के बाद ही शुरू होता है। 1960 से समकालीन कहानी माना जाता है, लेकिन समकालीन कहानी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला 1960 से 1980 का समय है जिसमें समकालीन कहानी आंदोलन चलते हैं, यानी कई प्रकार के कहानी आंदोलन इसमें चलते हैं। पहला कहानी आंदोलन है अ कहानी जो 1960 में शुरू हुआ था और गंगा प्रसाद विमल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, यानी इसके प्रवर्तक जो हैं गंगा प्रसाद विमल को माना जाता है। दूसरा सचेतन कहानी है जो 1964 में महीप सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है सहज कहानी जो 1968 में अमृत राय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला समानांतर कहानी है और समानांतर कहानी की शुरुआत कमलेश्वर के द्वारा 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला है सक्रिय कहानी और सक्रिय कहानी का जो आरंभ है वो राकेश वत्स के द्वारा 1979 ईस्वी में किया गया था। अंतिम है जनवादी कहानी जिसका आरंभ 1982 ईस्वी में जनवादी लेखक संघ के द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं कि 1980 के बाद की जो समकालीन कहानी है उसका स्वरूप क्या है। 1980 के बाद की कहानी में कोई विशेष आंदोलन दिखाई नहीं देता है। दो विचारधाराओं का उदय यहाँ पर दिखाई देता है और दोनों विचारधारा जो हैं उत्तर आधुनिकता की देन माने जाते हैं। खास करके इस समय बिना विचारधारा के कहानियां लिखी जा रही हैं, लेकिन दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर कहानियां जोर शोर से इस समय लिखा जा रहा है। दलित विमर्श के जो कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, मोहनदास नेमिसराय हैं, जयप्रकाश करदम हैं। स्त्री विमर्श के कहानीकारों में शिवानी हैं, मृदुला गर्ग हैं, ममता कालिया हैं, नासिरा शर्मा हैं। इन सभी के द्वारा कहानियां लिखी जा रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।